हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बुलबुल क्लासेस पे। तो आज हम पढ़ेंगे 11th क्लास का 5th लेसन गलता लोह। मोहन के पैर अनायास ही स्लिपकार टोले की ओर पड़ गए। यानी लेखक कहता है कि मोहन है वो कहीं पे जा रहा है, कहाँ पे, खेत में। तो उसके पैर अचानक ही वैसे ही स्लिपकार टोले की ओर मुड़ गए। उसके मन के किसी कोने में शायद धनराम लोहार के ऑफर की वह अनुगूंज शेष थी। यानी कि धनराम के कोई शब्द, उसकी ध्वनि उसके कानों में गूंज रही थी, जिसे वह पिछले 3-4 दिनों से दुकान की ओर जाते हुए दूर से सुनता रहा था। कि जब भी मोहन धनराम के दुकान के आगे से गुजरता तो वह उस आवाज़ को सुनता था। निहाई होता है जहाँ पे लोहे को पीटा जाता है। निहाई पर रखे लाल गरम लोहे पर पड़ती हथौड़े की थप थप आवाज़, ठंडे लोहे पर लगती चोट से उठता ठनकता स्वर और निशाना साधने से पहले खाली निहाई पर पड़ती हथौड़ी की खनक, जिन्हें वह दूर से ही पहचान सकता था। यानी कि मोहन है वो खेतों में जा रहा है और जब उसकी दुकान के आगे से गुजरता है तो उसे आवाज़ें आ रही है। किस प्रकार की आवाज़ें आ रही हैं? जैसे निहाई होता है लोहे जिस पे लोहे को पीटा जाता है, तो उसके ऊपर गर्म लोहे को धनराम है वो जोर से पीट रहा है, जिसे थप थप की आवाज़ें आ रही है। लंबे बेंट वाले हंसुए को लेकर वह घर से इस उद्देश्य से निकला था कि अपने खेतों के किनारे उग आई कांटेदार झाड़ियों को काट छांट कर साफ कराएगा। मोहन एक लंबे बेंत वाला हंसुआ लेकर निकलता है घर से, और वह इस उद्देश्य से घर से निकलता है कि वे खेतों के चारों ओर जो कांटेदार झाड़ियाँ उग आई हैं उनको साफ करके ही आएगा। बूढ़े वंशीधर जी के बूते का, यानी बूढ़े वंशीधर के अब वश में काम नहीं रहा। यही क्या, जन्म भर जिस पुरोहिताई के बूते पर उन्होंने घर संसार चलाया था वह भी अब वैसे कहाँ कर पाते हैं। अब इसमें लेखक कह रहा है कि वह खेतों का काम ही नहीं बल्कि जो उन्होंने जीवन भर पुरोहिताई का काम किया है, जिसे वे उन्होंने अपनी पुरोहिताई से घर संसार चलाया था, अब वह भी उनके वश में नहीं है। यजमान लोग उनकी निष्ठा और संयम के कारण ही उन पर श्रद्धा रखते हैं। यजमान लोग जिनके घर वे पूजा पाठ करने के लिए जाते हैं, वे लोग उनकी ईमानदारी और आत्मशीलता के कारण ही उनके ऊपर आस्था रखते हैं, विश्वास रखते हैं। लेकिन बुढ़ापे का जर्जर शरीर, कि अब उनका शरीर है वो बूढ़ा हो गया है, उनका जो हिलता डुलता शरीर है वह अब उतना कठिन श्रम, मेहनत और व्रत उपवास नहीं झेल पाता जैसे वह जवानी में करते थे व्रत उपवास, अब वह बुढ़ापे में नहीं कर सकते, उनका शरीर वह नहीं झेल पाता। सुबह सुबह जैसे उसे सहारा पाने की नीयत से ही उन्होंने गहरा निश्वास लेकर कहा था। जब वे सुबह सुबह उठते हैं तो भी उन्होंने जो सवर कहा था सांस लेकर, वह भी इस नियत से कहा था कि कोई उसे सहारा दे दे। आज गणनाथ जाकर चंद्रदत्त जी के लिए रुद्री पाठ करना था। गणनाथ कोई मंदिर है और चंद्रदत्त उसमें रहने वाला देवता है। तो गणनाथ मंदिर जाकर चंद्रदत्त भगवान के लिए रुद्री पाठ यानी माला फेरना था। अब मुश्किल ही लग रहा है कि अब वे बूढ़े हो गए हैं, उनसे चला फिरा नहीं जाता, तो अब उन्हें मुश्किल लग रहा है। यह 2 मील की सीधी चढ़ाई अब अपने बूते की नहीं है, कि जो गणनाथ मंदिर है वो 2 मील की लंबी चढ़ाई के ऊपर है, जो अब वंशीधर के वश की नहीं है। एकाएक ना भी नहीं कहा जा सकता, कुछ समझ में नहीं आता। मोहन उनका आश्चर्य न समझता हो ऐसी बात नहीं, कि मोहन उनके कहने का भाव न समझता हो ऐसी तो कोई बात नहीं थी, लेकिन पिता की तरह ऐसे अनुष्ठान कर पाने का न उसे अभ्यास ही है और न वैसी कोई गति। कि पिता जैसा कर्म करते थे, व्रत उपवास पूजा पाठ, मोहन को ऐसा करने का न तो कोई अभ्यास है और न वैसी कोई गति। पिता की बातें सुनकर भी उसने उनका भार हल्का करने का कोई सुझाव नहीं दिया।
यानी उनकी बात का कोई हल नहीं निकाला। जैसे हवा में बात कह दी गई थी वैसे ही अनुत्तरित रह गई कि बंशीधर ने जो बात कही थी वह इस प्रकार लग रही थी जिसका कोई उत्तर नहीं मिला, हवा में हो गई हो। पिता का भार हल्का करने के लिए वह खेतों की ओर चला था, लेकिन हंसुए की धार पर हाथ फेरते हुए उसे लगा वह पूरी तरह कुंद हो चुकी है कि वह जब घर से हंसुआ लेकर निकला तो उसने हंसुए के ऊपर हाथ फेरा तो उसे लगा कि यह कुंद हो चुकी है, उसका जो पन्ना जो मुंह है वो अब बूढ़ा हो चुका है, धार खत्म हो गई है। धनराम अपने बाएं हाथ से थोकनी फूंकता हुआ दाएं हाथ से भट्ठी में गर्म होते लोहे को उलट पलट रहा था कि मोहन एक हाथ से तो थोकनी फूंक रहा है और दूसरे हाथ से भट्ठी में लोहे को गरम लोहे को उलट पलट रहा था। और मोहन भट्ठी से दूर हटकर, मोहन है वो धनराम के पास चला जाता है अपने हंसुए को ठीक कराने के लिए, धार लगवाने के लिए। तो मोहन है वो भट्ठी से दूर हटकर एक खाली कनिस्तर के ऊपर बैठा उसकी कारीगरी को पारखी निगाहों से घूर कर देख रहा था। मास्टर त्रिलोक सिंह तो अब गुजर गए होंगे, मोहन ने पूछा। मोहन ने धनराम से पूछा कि मास्टर त्रिलोक सिंह अब गुजर गए होंगे। वे दोनों अब अपने बचपन की दुनिया में लौट आए थे। धनराम की आंखों में एक चमक सी आ गई थी। वह बोला, माँ साहब भी क्या आदमी थे लल्ला, अभी पिछले साल ही गुजरे। कि धनराम अपनी पुरानी बातों में पुराने बचपन के दिनों में लौट आता है और मोहन से कहता है कि माँ साहब कि अध्यापक क्या आदमी थे, अभी पिछले साल ही गुजरे हैं, मरे हैं। सच कहूँ आखिरी दम तक उनकी छड़ी का डर लगा ही रहता था कि त्रिलोक सिंह अध्यापक जो काम न करने पर बच्चों को पीटते थे, उनकी छड़ी का अभी भी धनराम को डर लगा रहता था। दोनों हो कर हंस दिए, यानी दोनों बात कहकर हंसने लगे। कुछ क्षणों के लिए, कुछ समय के लिए वे दोनों ही जैसे किसी बीती हुई दुनिया में लौट गए। गोपाल सिंह की दुकान से हुक्के का आखिरी कश खींचकर त्रिलोक सिंह स्कूल की चार दीवारी में उतरते हैं। गोपाल सिंह कोई व्यक्ति है जिसकी दुकान पर धनराम के अध्यापक त्रिलोक सिंह हुक्का भरकर, हुक्का खींचकर, हुक्का पीकर चार दीवारी में, स्कूल की चार दीवारी के अंदर उतरते हैं। थोड़ी देर पहले, कुछ समय पहले तक दमा चौकड़ी मचाते जो बच्चे शैतानी कर रहे थे, उठापटक करते हैं और बांझ के पेड़ों की टहनियों पर झूलते बच्चों को ऐसा लग रहा था कि जैसे सांप सूंघ गया हो जब उन्होंने अपने अध्यापक त्रिलोक सिंह को देखा। तो कड़े स्वर में वे पूछते हैं, कौन पूछते हैं? त्रिलोक सिंह। प्रार्थना कर ली तुम लोगों ने? यह जानते हुए भी कि यदि प्रार्थना हो गई होती तो गोपाल सिंह की दुकान तक उनका संवेद स्वर पहुंचता ही। कि त्रिलोक सिंह बच्चों से पूछ रहे हैं कि क्या तुम लोगों ने प्रार्थना कर ली, और अगर कर ली होती तो तुम्हारा जो स्वर है प्रार्थना करने का वह मुझसे दुकान तक जरूर पहुंचता। त्रिलोक सिंह घूर घूर कर एक लड़के को देखते हैं, फिर वही कड़कदार आवाज, मोहन नहीं आया आज? मोहन उनका चहेता शिष्य था, प्रिय शिष्य था। पुरोहित खानदान का कुशाग्र बुद्धि, कुशाग्र होता है तेज बुद्धि का बालक, पढ़ने में ही नहीं गायन में भी बेजोड़, गायन यानी कुछ गाना गाने में भी बेजोड़ है। त्रिलोक सिंह मास्टर ने उसे पूरे स्कूल का मॉनिटर बना रखा था क्योंकि वह पढ़ाई में होशियार था। वही सुबह सुबह हे प्रभु आनंददाता ज्ञान हमको दीजिए का पहला स्वर उठाकर प्रार्थना शुरू करता था। कौन करता था? मोहन। मोहन को लेकर मास्टर त्रिलोक सिंह को बड़ी उम्मीदें थी। कक्षा में किसी छात्र को कोई सवाल न आने पर वही सवाल वे मोहन से पूछते कि जब त्रिलोक सिंह अध्यापक बच्चों से कुछ सवाल पूछते और किसी भी बच्चे को न आता तो वह मोहन से ये आशा लगा कर रखते थे कि मोहन को इसका उत्तर जरूर आएगा, और वे मोहन से पूछते। मोहन ठीक ठीक उत्तर देकर उन्हें संतुष्ट कर देता और तब वे उस फिसड्डी बालक को दंड देने का भार मोहन पर डाल देते। जो बच्चा उनके उत्तर नहीं दे पाता था वे उस बच्चे को दंड देने का भार भी मोहन पर डाल देते थे।
पकड़ इसका कान और लगवा इसे 10 उठक बैठक वे आदेश दे देते। त्रिलोक सिंह मोहन को आदेश देते कि इसका कान पकड़ और इसे 10 उठक बैठक लगवा। धनराम भी उन अनेक छात्रों में से एक था जिसने त्रिलोक सिंह मास्टर के आदेश पर अपने हमजोली मोहन के हाथों कई बार बेंत खाए थे या कान खिंचवाए थे। कि धनराम भी उन सब बच्चों में से एक था जिसने त्रिलोक सिंह मास्टर के आदेश देने पर मोहन से मार खाई थी या कान खिंचवाए थे। मोहन के प्रति थोड़ी बहुत ईर्ष्या रहने पर भी धनराम प्रारंभ से ही उसके प्रति स्नेह और आदर का भाव रखता था। कि मोहन के प्रति अगर थोड़ी बहुत ईर्ष्या भी रहती तो भी धनराम उससे स्नेहपूर्वक आदरपूर्वक भाव ही रखता था। इसका एक कारण शायद यह था कि बचपन से ही मन में बैठा दी गई जातिगत हीनता के कारण धनराम ने कभी मोहन को अपना प्रतिद्वंदी नहीं समझा। कि बचपन से ही उनके मन में यह बैठा दी गई थी कि मोहन बड़ी जाति का यानी कि ब्राह्मण जाति का है और धनराम लोहार जाति का, तब तो वह इस बात से भी उसका आदर भाव करता था, बल्कि वह इसे मोहन का अधिकार ही समझता था कि बड़ी जाति का है ब्राह्मण जाति का, तो इस प्रकार वह उसका अधिकार समझता था। बीच बीच में त्रिलोक सिंह मास्टर का यह कहना कि मोहन एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनकर स्कूल का और उनका नाम ऊंचा करेगा, धनराम के लिए किसी और तरह से सोचने की गुंजाइश ही नहीं रखता था। और धनराम वह गांव के दूसरे खेतीहर या मजदूर परिवारों के लड़कों की तरह किसी प्रकार तीसरे दर्जे तक ही स्कूल का मुंह देख पाया था। कि अन्य परिवार के जो बच्चे हैं वे दूसरी तीसरी दर्जे तक ही पढ़ाई कर पाते थे, तो धनराम भी इसी प्रकार दूसरे तीसरे दर्जे तक ही स्कूल का मुंह देख पाया था। त्रिलोक सिंह मास्टर कभी कभार ही उस पर विशेष ध्यान देते थे। किस पर? धनराम पर। एक दिन अचानक ही उन्होंने पूछ लिया था कि धनुआ, 13 का पहाड़ा तो सुना, 12 तक का पहाड़ा तो उसने किसी तरह याद कर लिया था, लेकिन 13 का पहाड़ा उसके लिए पहाड़ हो गया था क्योंकि उसको 13 का पहाड़ा याद नहीं था। 13 एकम 13, 13 दूनी 24 स्टाक। एक संटी उसकी पिंडलियों पर माँ साहब ने लगाई थी कि वह टूट गई। कि त्रिलोक सिंह अध्यापक ने पहाड़ा न सुनाने पर उसे एक संटी लगाई थी कि वह बीच में ही टूट गई। गुस्से में उन्होंने आदेश दिया कि जा नाले से एक अच्छी मजबूत संटी तोड़ कर ला, फिर तुझे 13 का पहाड़ा याद कराता हूँ। त्रिलोक सिंह मास्टर का यह सामान्य नियम था। सजा पाने वाले को ही अपने लिए हथियार भी जुटाना होता था। कि जिस व्यक्ति को, जिस बच्चे को सजा दी जाती थी उसे ही अपना हथियार भी जुटाना होता था। और जाहिर है कि बलि का बकरा अपने से अधिक मास्टर के संतोष को ध्यान में रखकर टहनी का चुनाव ऐसा करता जैसे वह अपने लिए बल्कि किसी दूसरे को दंडित करने के लिए हथियार का चुनाव कर रहा हो। कि बच्चा इस प्रकार संटी को पहचानता, इस प्रकार मोटी संटी लेकर आता जिस प्रकार वह किसी अन्य बच्चे को पिटवाने के लिए लेके जा रहा हो। धनराम की मंद बुद्धि रही हो या मन में बैठा हुआ डर। कि धनराम की मंद बुद्धि या तो उसका कमजोर दिमाग रहा हो या फिर मन में त्रिलोक सिंह के प्रति बैठा हुआ डर। कि पूरे दिन गोटा लगाने पर भी यानी कि याद करने पर भी उसे 13 का पहाड़ा याद नहीं हो पाया था। छुट्टी के समय जब माँ साहब ने उसे दोबारा पहाड़ा सुनाने को कहा तो तीसरी सीढ़ी तक पहुँचते पहुँचते वह फिर लड़खड़ा गया था। यानी कि 13 तिये 39 तक तो उसने बोला, फिर वह अटक गया। लेकिन इस बार मास्टर त्रिलोक सिंह ने उसके लाए हुए बेंत का उपयोग करने की बजाय जबान की चाबुक लगा दी, उसे डांट दिया, कुछ कह दिया कि तेरे दिमाग में तो लोहा भरा है। कि धनराम एक लोहार है, लोहे का काम करता है, इस प्रकार वे उसे चाबुक लगा देते हैं कि तेरे दिमाग में लोहा भरा है रे, विद्या का ताप, विद्या का ज्ञान इसमें कहाँ से लगेगा। अपने थैले से 5-6 दरातियाँ निकालकर त्रिलोक सिंह अध्यापक ने धनराम को धार लगाने के लिए पकड़ा दी थी। किताबों की विद्या का ताप लगाने की सामर्थ्य, किताबों की विद्या का ताप लगाने का जो साहस धनराम के पिता की नहीं थी। धनराम हाथ पैर चलाने लायक हुआ ही था कि बाप ने उसे थोकनी फूकने या सान लगाने के कामों में उलझाना शुरू कर दिया।
उसके पिता ने उसके पढ़ाई की बजाय उसे अपने कामों में लगाना शुरू कर दिया और फिर धीरे धीरे हथौड़े से लेकर गन चलाने की विद्या सिखाने लगा, कि छोटे से काम से लेकर बड़े काम तक उसे सिखाने लगा। फ़र्क सिर्फ इतना था कि जहां मास्टर त्रिलोक सिंह उसे अपनी पसंद का बेंत चुनने की छूट देते थे, वहां गंगाराम इसका चुनाव स्वयं करते थे, कि अध्यापक उसे अपनी मर्जी का संटी ढूंढ कर लाने को कहते थे, लेकिन गंगाराम अपनी मर्जी से चुनाव करके उसको सजा देता था। जरा सी गलती होने पर छड़ बेंत हत्ता कि जो भी उसके हाथ में लग जाता उसी से वे अपना प्रसाद दे देते। एक दिन गंगाराम अचानक चल बसे, यानी कि मर गए, तो धनराम ने सहज भाव से उनकी विरासत संभाल ली, उनका कारोबार संभाल लिया और पास पड़ोस के गांव वालों को याद नहीं रहा कि वे कब गंगाराम के ऑफर को धनराम का ऑफर कहने लगे थे, कि जो आसपास के व्यक्ति थे उनको पता ही नहीं चला कि कब गंगाराम की जगह उनके बेटे धनराम ने उनका कारोबार संभाल लिया। प्राइमरी स्कूल की सीमा लांघते ही मोहन ने छात्रवृत्ति प्राप्त कर त्रिलोक सिंह मास्टर की भविष्यवाणी को किसी हद तक सिद्ध कर दिया, कि प्राइमरी स्कूल पार करते ही मोहन ने छात्रवृत्ति प्राप्त कर ली और त्रिलोक सिंह मास्टर की जो भविष्यवाणी थी, वे कहते थे कि एक दिन बड़ा आदमी बनेगा, कुछ कामयाब होगा, तो उनकी बात सिद्ध हो गई। तो साधारण हैसियत वाले यजमानों की प्रोताई करने वाले वंशीधर तिवारी का हौसला भी बढ़ गया और वे भी अपने पुत्र को पढ़ा लिखा कर बड़ा आदमी बनाने का स्वप्न देखने लगे। पीढ़ियों से चले आते प्रेतक धंधे होता है पिता का धंधा, उसने उन्हें निराश कर दिया था कि अब वंशीधर अपने बच्चे को अपना प्रेतक धंधा देने के इच्छुक नहीं थे। दान दक्षिणा के बूते पर वे किसी तरह परिवार का आधा पेट भर पाते थे। मोहन पढ़ लिख कर वंश का दारिद्र्य मिटा दे, दरिद्रता की गरीबी, मोहन पढ़ लिख कर किसी प्रकार घर की गरीबी मिटा दे, यह उनकी हार्दिक इच्छा थी। लेकिन इच्छा होने भर से कुछ काम नहीं होता। आगे की पढ़ाई के लिए जो स्कूल था वह गांव से 4 मील की दूरी पर था, यानी कि 4 किलोमीटर उनका स्कूल था जहाँ पे मोहन को पढ़ाई करने के लिए जाना था। 2 मील की चढ़ाई के अलावा बरसात के मौसम में रास्ते में पड़ने वाली नदी की समस्या अलग थी। 4 मील था जिसमें 2 मील तो पैदल चलना होता था और 2 मील बरसात के मौसम में नदी को भी पार करने की समस्या थी। तो भी वंशीधर ने हिम्मत नहीं हारी और लड़के का नाम स्कूल में लिखवा दिया। बालक मोहन लंबा रास्ता तय करके स्कूल जाता और छुट्टी के बाद थका मांदा, यानी कि थका हारा घर लौटता तो पिता पुराणों की कथाओं से विद्या वयसनी विद्या की ज्ञान की बातें बालकों का उदाहरण देकर उसे उत्साहित करने की कोशिश करते रहते। वर्षा के दिनों में नदी पार करने की कठिनाई को देखते हुए वंशीधर ने नदी पार के गांव में एक यजमान के घर पर मोहन का डेरा तय कर दिया, कि वर्षा के दिनों में मोहन को परेशान होना पड़ता था नदी पार करने के लिए। तो उसके पिता वंशीधर ने नदी के पार किसी व्यक्ति के घर उसका डेरा जमा दिया। घर के अन्य बच्चों की तरह मोहन खा पी कर स्कूल जाता और छुट्टियों में नदी उतार पर होने पर गांव लौट आता था। और जब छुट्टियां पड़ती स्कूल की, तब नदी का पानी थोड़ा उतार पे हो जाता था, थोड़ा कम हो जाता, तब वह गांव लौट कर आता था। संयोग की बात, एक बार छुट्टी के पहले दिन जब नदी का पानी उतार पर ही था और मोहन कुछ घसियारों के साथ नदी पार कर रहा था, कि एक दिन मोहन की छुट्टी पड़ गई। तो छुट्टी के पहले दिन जब वह गांव लौट रहा था घसियारों के साथ, तो पहाड़ी के दूसरी ओर भारी वर्षा होने के कारण अचानक नदी का पानी बढ़ गया, कि जब पानी उतार पे होता था तब वे वापस लौटते थे, लेकिन एक दिन वर्षा के कारण अचानक नदी का पानी बढ़ गया। पहले नदी की धारा में जाड़ जंखाड़ और पात पतेल आने शुरू हुए, तो अनुभवी घसियारों ने तेजी से पानी को काट कर आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन किनारे पहुँचते न पहुँचते मटमैले पानी का रेला उन तक आ ही पहुँचा, कि जैसे तैसे उन्होंने सबको हटाकर
किनारे पहुंचने की कोशिश की, लेकिन मटमैले जो गंदा जमा हुआ पानी था, गाढ़ा पानी, वह उन तक आ ही पहुंचा। वे लोग किसी प्रकार सकुशल इस पार पहुंचने में सफल हो सके। इस घटना के बाद कि वे किसी प्रकार पहुंच गए किनारे पर, इस घटना के बाद वंशीधर घबरा गए और बच्चे के भविष्य को लेकर चिंतित रहने लगे। अब वे अपने बच्चे को नदी पार स्कूल में नहीं भेजना चाहते थे कि कुछ भी दुर्घटना हो सकती है। अब वे बच्चे के भविष्य को लेकर चिंतित रहने लगे। बिरादरी के एक संपन्न परिवार का युवक रमेश उन दिनों लखनऊ से छुट्टियों में गांव आया हुआ था। बातों बातों में वंशीधर ने मोहन की पढ़ाई के संबंध में उससे अपनी चिंता प्रकट की, तो उसने न केवल अपनी सहानुभूति जतलाई, बल्कि उसे सुलझाया कि वे मोहन को उसके साथ लखनऊ भेज दे, रमेश के साथ लखनऊ भेज दे। घर में जहाँ 4 प्राणी हैं, 4 मनुष्य हैं, एक और बढ़ जाने से कोई अंतर नहीं पड़ता, बल्कि बड़े शहर में रहकर वह अच्छी तरह पढ़ लिख सकेगा। यह सब बातें रमेश है वो मोहन के पिता वंशीधर से कह रहा है। वंशीधर को जैसे रमेश के रूप में साक्षात भगवान मिल गए हो, कि वंशीधर ने जो कहा रमेश ने वो मान लिया। रमेश ने वंशीधर को जो बातें कही, उनसे वंशीधर को रमेश भगवान के रूप में दिखाई दे रहा था। उनकी आंखों में पानी छलछलाने लगा, आंसू आ गए। भरे गले से वे केवल इतना ही कह पाए कि बिरादरी का यही तो सहारा होता है, कि जो अपनी बिरादरी है, रमेश भी उनकी बिरादरी का ही था, ब्राह्मण जाति का। तो इस प्रकार वे कहते हैं कि बिरादरी का यही सहारा होता है। छुट्टियां शेष होने पर, यानी छुट्टियां जो बची हुई थी, उन पर रमेश वापस लौटा तो माँ बाप और अपनी गांव की दुनिया से बिछुड़कर सहमा सहमा सा मोहन भी उसके साथ लखनऊ आ पहुंचा। कि जब रमेश अपने लखनऊ वापस गया तो मोहन भी उसके साथ गया। अब मोहन की जिंदगी का एक नया अध्याय, नया चैप्टर शुरू हुआ। घर की दोनों महिलाओं, रमेश के घर में 2 महिलाएं रहती थी, जिन्हें वह चाची और भाभी कहकर पुकारता था। हाथ बटाने के अलावा धीरे धीरे वह मोहल्ले की सभी चाचियों और भाभियों के लिए काम काज के हाथ बटाने का साधन बन गया। कि जो उसके रमेश के घर में औरतें रहती थी 2, वह उनका ही काम नहीं बल्कि पूरे मोहल्ले की चाची और भाभियों का काम बटाने लगा था। क्योंकि वे कहती कि मोहन ये ला दो, मोहन वो ला दो, मोहन थोड़ा दही तो ला दो बाजार से, मोहन ये कपड़े धोबी को तो दे या, मोहन 1 किलो आलू तो ला दे। औसत दफ्तरी बड़े बाबू की हैसियत वाले रमेश के लिए मोहन को अपना भाई बिरादर बतलाना अपने सम्मान के विरुद्ध जान पड़ता था। कि रमेश ने मोहन को केवल एक नौकर बनाकर छोड़ दिया और उसे घरेलू नौकर से अधिक हैसियत वह नहीं देता था। इस बात को मोहन भी समझने लगा था कि रमेश अब उसे एक नौकर ही समझता है। थोड़ी बहुत हिला हवाली करने के बाद रमेश ने निकट के एक साधारण से स्कूल में उसका नाम लिखवा दिया। कि जब बहुत दिन गुजर गए तब रमेश ने उसका एक छोटे से स्कूल में उसका नाम लिखवा दिया। लेकिन एकदम नए वातावरण और रात दिन के काम के बोझ के कारण गांव का वह मेधावी विद्यार्थी शहर के स्कूली जीवन में अपनी कोई पहचान नहीं बना पाया। क्योंकि एक तो मोहन का स्कूल में दाखिला बहुत देर से हुआ था, जिसका वह दिन रात काम बोझ में दबा रहता था, और एक उसको नए वातावरण में ढलना थोड़ा टाइम लग रहा था। उसका जीवन एक बंदी बंदाई लीक पर चलता रहा। सुबह उठना, वापस आना, स्कूल जाकर, बस यही उसका दिनचर्या रह गई थी। साल में एक बार गर्मियों की छुट्टी में गांव जाने का मौका भी तभी मिलता जब रमेश या उसके घर का कोई प्राणी गांव जाने वाला होता, वरना उन छुट्टियों को भी अगले दर्जे की तैयारी के नाम पर उसे शहर में ही गुजार देना पड़ता था। कि मोहन अपने गांव में छुट्टियों में कब जाता था, जब रमेश के घर से कोई गांव जाता था तभी वह उसके साथ जा सकता था, वरना वह अपनी छुट्टियां शहर में ही गुजार देता अगले दर्जे तक। अगले दर्जे की तैयारी तो एक बहाना बरती। सवाल रमेश और उसकी गृहस्थी की सुख सुविधा
असुविधा का था कि अगले दर्जे की तैयारी तो केवल एक बहाना थी, बल्कि रमेश के घर की सुविधा असुविधा का सवाल था। मोहन ने परिस्थितियों से समझौता कर लिया था कि अब उसे वहीं रहना है, क्योंकि कोई चारा भी तो नहीं था। घर वालों को अपनी वास्तविक स्थिति बतलाकर वह उनको दुखी नहीं करना चाहता था। वंशीधर उसके सुनहरे भविष्य के सपने देख रहे थे कि उनका बेटा एक दिन बड़ा आदमी बनकर आएगा। 8वीं कक्षा की पढ़ाई समाप्त कर छुट्टियों में मोहन गांव आया हुआ था। जब वह लौटकर लखनऊ पहुंचा तो उसने अनुभव किया कि रमेश के परिवार के सभी लोग जैसे उसकी आगे की पढ़ाई के पक्ष में नहीं है। कि जब मोहन लखनऊ से वापस लौटा तो उसने अनुभव किया कि रमेश के परिवार के जो लोग हैं वो उसकी पढ़ाई के पक्ष में नहीं है। बात घूम फिर कर जिस ओर से उठती वह इसी मुद्दे पर जरूर ख़त्म हो जाती कि हजारों लाखों बीए एमए मारे बेकार फिर रहे हैं, कि कितनी भी पढ़ाई कर लो फिर भी आखिर बेकार ही घूमना है। ऐसी पढ़ाई से अच्छा तो आदमी कोई हाथ का काम सीख ले। रमेश ने अपने किसी परिचित के प्रभाव से उसे एक तकनीकी स्कूल में भर्ती करा दिया। मोहन की दिनचर्या में कोई विशेष अंतर नहीं आया। वह पहले की तरह स्कूल और किसी कामकाज में व्यस्त रहता। धीरे धीरे 1.5-2 वर्ष का यह समय भी बीत गया और मोहन अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए कारखानों फैक्ट्रियों के चक्कर लगाने लगा। कि उसकी पढ़ाई धीरे धीरे पूरी हो रही थी तो वह काम ढूंढ रहा था, फैक्ट्रियों में कारखानों के चक्कर लगा रहा था। वंशीधर से जब भी कोई मोहन के विषय में पूछता तो वे उत्साह के साथ, खुशी के साथ उसकी पढ़ाई की बाबत बताने लगते और मन ही मन उनको विश्वास था कि वह एक दिन बड़ा अफसर बनकर लौटेगा। लेकिन जब उन्हें वास्तविकता का ज्ञान हुआ तो न सिर्फ गहरा दुख हुआ कि जब उनको मोहन के बारे में पता लगा तो न उनको दुख हुआ, बल्कि वे लोगों को अपने स्वप्न भंग की जानकारी देने का साहस नहीं जुटा पाए। कि लोगों को उत्तर देने का साहस भी वे नहीं जुटा पाए। धनराम ने भी, यानी कि मोहन के पिता मर गए। धनराम ने भी एक दिन उनसे मोहन के बारे में पूछा था। किससे पूछा था? उनके पिता से। पास का घास का एक तिनका तोड़कर दांत खोदते हुए उन्होंने बताया था कि उसकी सेक्रेटरिएट में नियुक्ति हो गई है। घास का तिनका उन्होंने दांतों में इसलिए दबाया था कि ताकि उनको दोष न लगे, पाप न लगे। उन्होंने झूठ बोला था धनराम से कि उनकी बेटे की नियुक्ति सेक्रेटरी में हो गई है और शीघ्र ही विभागीय परीक्षाएं देकर वह बड़े पद पर पहुंच जाएगा। धनराम को त्रिलोक सिंह मास्टर की भविष्यवाणी पर पूरा यकीन था। ऐसा होना ही था, उसने सोचा कि धनराम ने उसके पिता वंशीधर पर भरोसा कर लिया कि उसकी नियुक्ति हो गई है और उसको त्रिलोक सिंह अध्यापक की भविष्यवाणी पर भी यकीन था। दांतों के बीच में तिनका दबाकर असत्य भाषण का दोष न लगने का संतोष लेकर वंशीधर आगे बढ़ गए थे। धनराम के शब्द मोहन लल्ला बचपन से ही बड़े बुद्धिमान थे। उन्हें बहुत देर तक कचोटते रहे। कि धनराम के शब्द मोहन लल्ला बचपन से ही बड़े बुद्धिमान थे। धनराम मोहन का दोस्त है जो उसके बारे में कह रहा है कि वह बचपन से ही बड़ा बुद्धिमान था। अब ये शब्द वंशीधर को अंदर से कचोटते हैं। त्रिलोक सिंह मास्टर की बातों के साथ साथ बचपन से लेकर अब तक के जीवन के कई प्रसंगों पर मोहन और धनराम बातें करते रहे। त्रिलोक सिंह की बातों के साथ साथ मोहन और धनराम बातें करते रहे। धनराम ने मोहन के हंसुए को, फाल को बेंत से निकालकर भट्ठी में तपाया कि अब वे पुरानी बातों से बाहर आ गए थे। धनराम ने मोहन के बेंत को भट्ठी में तपाया और मन लगाकर उसकी धार गढ़ दी, यानी कि उसको पैना कर दिया। गर्म लोहे को हवा में ठंडा होने में काफ़ी समय लग रहा था। धनराम ने उसे वापस बेंत पहनाकर मोहन को लौटाते हुए जैसे अपनी भूल चूक के लिए माफ़ी मांगी हो। बेचारे पंडित जी को तो फुर्सत ही नहीं रहती, लेकिन किसी के हाथों भिजवा देते तो मैं तत्काल बना देता। यानी धनराम मोहन से कह रहा है कि तुम पंडित हो, तुम्हें कहाँ फुर्सत होती होगी, किसी के हाथ भिजवा देते। मोहन ने उत्तर में कुछ नहीं कहा, लेकिन हंसुए को हाथ में लेकर वह फिर वहीं बैठा रहा जैसे उसे वापस जाने की कोई जल्दी नहीं रही हो।
सामान्य तौर से ब्राह्मण टोले के लोगों का शिल्पकार टोले में उठना बैठना नहीं होता था। किसी कामकाज के सिलसिले में यदि शिल्पकार टोले में आना ही पड़ा तो खड़े खड़े बातचीत निपटा ली जाती थी कि बड़े जाति यानी ब्राह्मण जाति का शिल्पकार टोले में उठना बैठना नहीं होता था, और अगर किसी काम से जाना भी पड़ा तो वे खड़े ही बात निपटा लेते थे। ब्राह्मण टोले के लोगों को बैठने के लिए कहना भी उनकी मर्यादा के विरुद्ध समझा जाता था, यानी उनका अपमान समझा जाता था। पिछले कुछ वर्षों से शहर में जा रहने के बावजूद मोहन गांव की इन मान्यताओं से अपरिचित हो ऐसा संभव नहीं था कि मोहन को ये सब बातें पता न हो। इस बात का उन्हें कोई हर्ज नहीं था। धनराम मन ही मन उसके व्यवहार से असमंजस में पड़ा था। धनराम को यह बात कचोट रही थी कि यहाँ पे मोहन बैठा हुआ है बिना कि कोई व्यक्ति उसे देख न ले, लेकिन प्रकट में उसने कुछ नहीं कहा और अपना काम करता रहा। लोहे की एक मोटी छड़ को भट्ठी में गलाकर धनराम गोलाई में मोड़ने की कोशिश कर रहा था। एक हाथ से संडसी पकड़कर जब दूसरे हाथ से हथौड़े की चोट मारता तो निहाई पर ठीक घाट में सिरा न फंसने के कारण लोहा उचित ढंग से मुड़ नहीं पा रहा था कि धनराम अपने लोहे को एक आकार देने की कोशिश कर रहा था जो उसे नहीं हो रहा था। मोहन कुछ देर तक उसे काम करते हुए देखता रहा, फिर जैसे अपना संकोच त्याग कर, कि उसे संकोच था कि धनराम क्या सोचेगा, ऐसा संकोच त्याग कर उसने दूसरी पकड़ से लोहे को स्थिर कर लिया और धनराम के हाथ से हथौड़ा लेकर नपी तुली चोट मारते अभ्यस्त हाथों से थोकनी फूंक कर लोहे को दोबारा भट्टी में गर्म करते और फिर निहाई पर रखकर उसे ठोकते पीटते सुग्गड़ गोले का रूप दे डाला। यानी कि मोहन ने संकोच त्याग कर और लोहे को एक आकार दे दिया। मोहन का यह हस्तक्षेप इतनी फुर्ती और आकस्मिक ढंग से हुआ था कि धनराम को चूक का मौका ही नहीं मिला कि मोहन ने इस प्रकार एक अच्छे तरीके से लोहे को एक आकार दे दिया कि धनराम चूक का मौका ही नहीं मिला, उसे कुछ कहने का मौका नहीं मिला। यह अथक मोहन की ओर देखता रहा कि वह अवाक मोहन की ओर देखता रहा, घूरता रहा। उसे मोहन की कारीगरी पर उतना आश्चर्य नहीं हुआ जितना पुरोहिताई खानदान के एक युवक का इस तरह के काम में उसकी भट्ठी पर बैठकर हाथ डालने पर हुआ था। कि मोहन को इतना आश्चर्य उसकी कारीगरी पर नहीं हुआ जितना उसके ब्राह्मण जाति के व्यक्ति का शिल्पकार के साथ काम करने में था। वह संकित दृष्टि से इधर उधर देखने लगा कि उसे किसी ने देख न लिया हो। धनराम के संकोच, असमंजस और धर्म संकट की स्थिति से उदासीन मोहन संतुष्ट भाव से अपने लोहे के छल्ले की त्रुटिहीन गोलाई को जांच रहा था कि धनराम तो इस संकोच में था कि किसी ने देख न लिया हो या मोहन ने यह काम किस प्रकार किया, लेकिन मोहन अपने काम को एक संतुष्ट भाव से देख रहा था। उसने धनराम की ओर अपनी कारीगरी की स्वीकृति पाने की मुद्रा में देखा कि उसने धनराम को इस प्रकार देखा जैसे वह उसे कारीगरी की स्वीकृति देगा। उसकी आंखों में एक सर्जक चमक थी, एक बड़ी चमक थी जीत की, जिसमें न कोई स्पर्धा थी और न किसी प्रकार की हार जीत का भाव, कि न तो बहुत से लोगों के बीच स्पर्धा हो रही थी और न उसमें हार जीत का भाव था। यहीं पे हमारा आज का चैप्टर समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और इसे सब्सक्राइब करें।